हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न एट स्कॉलर्स। सो आज हम कुछ पोएम्स करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट की। एक पोएम बाकी रहेगी जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो हम पोस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम थोड़ी और पोएम्स कवर करने वाले हैं। एक पोएम बाकी रहेगी जो हम नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमारी फर्स्ट पोएम है अ टाइगर इन द जू। तो यहाँ पे जो पोएट है उन्होंने बताया है कि टाइगर को कैसा फील होता है जब वो जू में रहता है। उसकी यहाँ पे पूरी फीलिंग्स बताई है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे पोएट ने हमें क्या बताया। ओके, सो जो है हमारी ये वाली पोएम है अ टाइगर इन द जू, उसमें जो हमारे पोएट हैं लेस्ली नॉरिस वो हमें बताते हैं कि टाइगर की क्या फीलिंग है। मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट करके हमें बताया गया है कि जब वो जू में होता है तब वो क्या फील करता है और जब वो बाहर होता है तब वो क्या फील करता है। सो पोएट ये बता रहे हैं कि आपको फील करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि जब भी कोई पोएम रहती है ना तो उसके वर्ड्स कुछ और होते हैं और उसकी जो मीनिंग रहती है वो थोड़ी हिडन रहती है, तो वो थोड़ी फील करके समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टाइगर के बारे में पूरा पोएट बता रहे हैं कि आपको खुद को पहचानना पड़ेगा कि अब वो कहाँ पे है, केज में है या वो बाहर है, फ्रीली घूम रहा है। अगर किसी भी एनिमल को अगर हम गोल्डन केज में भी रखते हैं स्टिल वो उसके लिए कैद ही रहेगा। ठीक है, मेन जो रहता है एनिमल्स के लिए वो होती है फ्रीडम, आजादी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पोएट बता रहे हैं उनकी एक्टिविटीज के थ्रू, टाइगर की जो भी एक्टिविटीज है उसके थ्रू हमें डायरेक्टली नहीं पता चल रहा, बट उनकी एक्टिविटीज के थ्रू हमें समझना पड़ेगा कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, उसे फ्रीडम चाहिए। ठीक है, so this poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. Read the poem silently once and say which stanza speak about the tiger in the zoo and which one speaks about the tiger in the jungle. So यहाँ पे हमें जो पोएट हैं लेस्ली नॉरिस वो बता रहे हैं कि जो पोएम है ना उसमें कंट्रास्ट बताया गया है कि आपको समझना पड़ेगा कि कब वो जू में है और कब वो बाहर है और वापस कब वो जू में है, तो वो एक्टिविटीज के थ्रू आपको पता चलेगा। ये पोएम पढ़ने के बाद आपको खुद पता लगाना है कि कौन सा स्टैंजा ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि टाइगर जू में है और ऐसे कौन से स्टैंजा हैं जिससे हमें पता चल रहा है कि वो फ्रीली जंगल में मूव कर रहा है। तो ये पोयम में पता चलेगा कौन से स्टैंजा में क्या बताया गया। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rate। तो इसमें हमें क्या बता रहे हैं कि जो टाइगर है उसकी जो स्ट्रिप्स हैं, जो बॉडी पे उसकी जो स्ट्रिप्स रहती है, उसकी पूरी येलो कलर की बॉडी बताई गई है, उसमें जो ब्लैक स्ट्रिप्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं फोटो में, वो बताया गया है। और वो अपने केज में कुछ ही स्टेप्स चल सकता है क्योंकि जितना उसका केज है, जितनी उसे स्पेस मिल रही है उसमें वो वॉक कर रहा है एकदम साइलेंटली। इसमें बता रहे हैं कि जो उसके पंजे रहते हैं ना उसके नीचे वेलवेट टाइप उसका रहता है, जब वो चलता है ना तब उसकी आवाज नहीं होती चलने की। ठीक है, तो जो नेचर है इसलिए उसको वेलवेट पैड्स मिले हैं, दैट्स वाई कि वो प्रिडेटर है। ठीक है, वो जब शिकार करेगा अपने प्रे को, जब ढूंढता है वो उसका शिकार करता है, ठीक है, तब वो आवाज नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ बता रहे हैं क्वाइट रेज, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा शांत है। क्वाइट मतलब होता है शांत और रेज मतलब होता है गुस्सा। उसने अपने गुस्से को है ना बहुत ज्यादा दबा के रखा है। ठीक है, तो ये स्टैंजा से हमें क्या पता चलता है कि उसने ना अपने गुस्से को पूरा दबा के रखा है, वो कुछ कर नहीं सकता, वो मजबूर है, वो बहुत उदास है, वो पिंजरे के अंदर कैद है। ठीक है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। तो ये स्टैंजा से हमें क्या पता चल रहा है कि जो टाइगर है वो अपने केज के अंदर है, बहुत ज्यादा उदास है और उसने अपने गुस्से को दबा के रखा है। और जो ये है क्वाइट रेज, वो कौन सा पोएटिक डिवाइस है, ऑक्सीमोरन। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे दो अपोजिट वर्ड्स आ रहे हैं। क्वाइट मतलब होता है शांत और रेज मतलब होता है गुस्सा। ठीक है, यहाँ पे दो अपोजिट वर्ड्स आ रहे हैं, इस वजह से एक कौन सा पोएटिक डिवाइस हुआ, ऑक्सीमोरन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole
वेयर प्लम डियर पास। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि उसे कहाँ होना चाहिए था, छुप छुपाते मतलब छुप छुप के उसे जाना था, अपने शिकार के पास उसे जाना चाहिए था। और लॉन्ग ग्रास मतलब बड़े बड़े घास के पीछे छुप छुप के उसे जाना था, कहाँ पे, डियर, प्लम मतलब थोड़े मोटे तगड़े, डियर के पास जाना था, ठीक है। तो डियर के पास वो जाता, उसका शिकार करता, एक्चुअली में उसे कहाँ होना चाहिए था उसके बारे में ये स्टैंजा बता रहा है। तो फर्स्ट स्टैंजा में हमने क्या देखा कि वो जू में है, उसकी एक्टिविटीज के थ्रू में ऐसे पता चल रहा है। अब सेकेंड स्टैंजा में जो ये यहाँ पे लिखा है, इसकी एक्टिविटीज के थ्रू क्या पता चल रहा है कि इसे कहाँ होना चाहिए था, जंगल में, ठीक है। सो नियर द वाटर होल मतलब पानी के दिख, ये इमेज है, ये जो सेकेंड स्टैंजा में सारी लाइंस लिखी गई है वो इस इमेज में बताई गई है। तो उसे एक्चुअली कहाँ होना चाहिए था, लॉन्ग ग्रास में छुप छुपाते हुए जाना चाहिए था। और ये जो प्लम डियर्स हैं, मोटे तगड़े जो डियर्स हैं, उसका शिकार करना चाहिए था जो वाटर होल्स के पास में है, ठीक है। तो सेकेंड स्टैंजा में हमें क्या पता चला कि वो जंगल में होना चाहिए। He should be snarling around the houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village। तो इसमें हमें क्या बता रहे हैं कि उसे क्या करना चाहिए था, ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड द हाउसेस, दहाड़ते हुए, अपने दांत जो है बड़े बड़े टाइगर के जो दांत होते हैं वो दिखाते हुए, दहाड़ते हुए घरों के पास में से उसे निकलना चाहिए था जंगल के एज पे, और अपने जो बड़े बड़े वाइट कलर के जो टीथ है टाइगर के, वो दिखाते हुए अपने पंजों से डराना चाहिए था। किसे डराना चाहिए था, विलेजर्स को, सारे गांव वालों को। एक्चुअली में इसे वहां होना चाहिए था, ठीक है। तो ये थर्ड स्टैंजा से हमें क्या पता चल रहा है कि स्टिल वो अभी केज के बाहर होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टैंजा में क्या पता चला कि वो जू के अंदर है, सेकेंड में हमें पता चला कि वो जंगल में है, ठीक है, प्लम डियर्स का उसे शिकार करना चाहिए था। और थर्ड में लिखा गया है कि वो जू के बाहर ही है और उसे विलेजर्स को डराना चाहिए था। देखिए, जैसे कि आपको फोटो में बताया गया है कि वो अपने पंजे दिखाते हुए डरा रहा है सारे गांव वालों को। व्हाइट फैंग्स मतलब जो बड़े बड़े उसके जो दांत है वो दिखाते हुए, डराते हुए, अपने पंजे सब दिखाते हुए डरा रहा है। बट ही इज लॉक्ड इन अ concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो इसमें हमें क्या बता रहे हैं, बट एक्चुअली में वो कहाँ पे है, ठीक है। तो अभी से हमें क्या पता चला है कि पहले दिखाया कि वो जू में है, सेकंड में दिखाया कि वो जंगल में है, थर्ड स्टैंजा में दिखाया कि उसे डराना चाहिए विलेजेस को, और फिर फोर्थ में दिखा रहे हैं बट वो अभी कहाँ पे है, केज के अंदर, ठीक है। वो अभी बंद है कॉन्क्रीट सेल के अंदर। तो ये जो सी सी है कॉन्क्रीट सेल का, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, एलिट्रेशन, पोएटिक डिवाइस इसका है, एलिट्रेशन। पर उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है वो बार्स के पीछे है, ठीक है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज मतलब वो घूम रहा है, ही इज जस्ट रोमिंग अराउंड, क्योंकि वो जो केज की जो साइज है उसको वो बस मापे जा रहा है, वो बस चक्कर लगाए जा रहा है, ठीक है। वो मजबूर है, वो कुछ कर नहीं सकता, और जो भी विजिटर्स आ रहे हैं जू में सबको इग्नोर कर रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा मजबूर है, दुखी है, उदास है, और केज के अंदर घूमे जा रहा है। तो इसमें हमें क्या बता रहे हैं कि वो जू के अंदर है, केज में कैद है और मजबूर है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि उसने कौन सी आवाज सुनी, उसके बारे में बता रहे हैं कि रात को वो सिर्फ पेट्रोलिंग कार्स जो पहरे देने आती है ना, कार्स जू में, उसकी बस वो आवाज सुनता रहता है। और वो स्टेयर करता है मतलब घूरता है अपनी ब्रिलियंट आईज से, उनकी जो एनिमल्स की जो आईज वगैरह रहती है, स्पेशली टाइगर की बहुत शार्प रहती है। तो बस वो देखता है, घूरता रहता है, कहाँ किसको घूरता है, ब्रिलियंट स्टार्स, बस वो आसमान में देखता है। और वो विश करता है कि काश वो फ्री होता, काश वो जंगल में होता, ठीक है। तो जो उसकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो ऐसे बार्स के पीछे, मतलब वो मजबूर नहीं रहता, ठीक है, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो बार्स के पीछे नहीं होती।
तो वो बहुत ज्यादा सैड है और बहुत कुछ ऐसे उम्मीद कर रहा है, काश में फ्री होता, काश में बाहर होता, काश में जंगल में होता। तो बस इसी कौन सी आवाज आ रही है, रात को पेट्रोलिंग कार्स की। ठीक है, जो यहाँ वहाँ कार्स जो है वो घूमती रहती है रात को जू में, जस्ट टू चेक के सारे एनिमल्स प्रॉपरली केज के अंदर हैं या नहीं, सब कुछ चेकिंग वगैरह के लिए घूमती है। बस उसे उसकी आवाज आ रही है और वो अपनी आंखों से घूरे जा रहा है स्टार्स। इसमें बता रहे हैं कि वो बहुत कुछ विश कर रहा है, बहुत कुछ होप कर रहा है कि काश मैं बाहर होता, काश मुझे वो आजादी मिलती। तो यहाँ पे ब्रिलियंट और ब्रिलियंट मतलब यहाँ पे रिपीटेशन बता रहे हैं। पोएटिक डिवाइस यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है, रिपीटेशन, क्योंकि वर्ड्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं। सो जितने भी पोएटिक डिवाइस हैं वो साथ साथ में तो बताती ही जा रही हूँ, लेकिन डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे पोएटिक डिवाइसेस, पोएम्स की समरी और पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे, एज वेल एज उसमें आपका होमवर्क भी रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसी के साथ ये जो हमारी पोयम है वो खत्म होती है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पोयम। सो हमारी नेक्स्ट पोयम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। सो इस पोयम में हमें बता रहे हैं कि अगर ये सब चीजें हो तो आप समझ जाना कि ये वाला एनिमल होगा, ये सब चीजें हो तो आप समझ जाना ये वाला एनिमल होगा। तो सिचुएशन देके बता रहे हैं कि अगर आपके साथ ये सब हो, ये सिचुएशन रहे, तो समझ जाना कि ये वाला एनिमल है। ठीक है, तो हम देख। सो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इसके जो पोइट है वो है कैलोरिन वेल्स। तो पोइट हमें क्या बता रहे हैं कि कुछ खतरनाक तरीके जिससे हम पहचान पाए वाइल्ड एनिमल्स को। तो पढ़ते हैं पहले इंट्रोडक्शन। दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट some dangerous ways to identify wild animals. Read it aloud, keeping to a strong and regular rhythm. तो पोइट ने यहाँ पे हमें क्या बताया कि कुछ खतरनाक से तरीके बताए हैं जिससे हम पहचान पाए कि वाइल्ड एनिमल कौन सा है। ह्यूमरस क्यों बोला गया है? See, तो पोइट जो है वो हमें बताते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है और आपकी डेथ हो जाती है तो समझ जाना कि ये वाला एनिमल है। तो ये एक टाइप का ह्यूमरस ही हुआ, राइट? सो मरने के बाद हम कैसे पहचान पाएंगे, लाइक मौत सामने हो और वो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है और आप मर गए तो आप समझ जाना कि ये वाला एनिमल है। दैट्स व्हाई इस पोएम को ह्यूमरस बोला गया। If you ever should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. पोइट हमें क्या कह रहे हैं कि बाय चांस अगर आप जंगल में चले गए ईस्ट साइड पे और आपका सामना हो गया किसी एक खतरनाक से जानवर के साथ, ठीक है, और वो दहाड़ रहा है आपके सामने, आप यहाँ खड़े हो और वो जानवर यहाँ खड़ा है और वो दहाड़ रहा है जोर से, और आप जैसे कि मरने ही वाले हो, आपके बहुत ज्यादा करीब आ गया है वो, तो समझ जाना कि वो कौन है, एशियन लायन। ठीक है, तो यहाँ पे एशियन लायन के बारे में क्या बता रहे हैं कि मान लो आप गए जंगल में बाय चांस और आपके सामने वो जानवर आ गया, ठीक है, और वो दहाड़ रहा है आपके सामने और आप बस मरने ही वाले हो, तो आपको क्या समझना है कि वो कौन सा जानवर है, एशियन लायन। Or if sometime when roaming round a noble white beast greets you with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कभी मान लो when roaming around, यहाँ वहां घूमते घूमते एक बड़ा सा जानवर आ जाता है आपके सामने, उसके वाइट बॉडी पे, उसकी जो सॉरी येलो कलर की बॉडी रहती है, उसके कौन से स्ट्रिप्स हैं, ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स। आप देख सकते हैं इमेज में, येलो कलर की बॉडी रहती है, उसके ऊपर ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स होते हैं। ठीक है, एंड जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, अगर वो आपको खा जाए। ये जो सिंपल रूल है, इससे आपको पता चलेगा कि वो और कोई नहीं बल्कि कौन है, द बंगाल टाइगर। ठीक है, तो जो पोइट है वो हमें बता रहे हैं किसी अगर आपके सामने ऐसा कुछ होता है तो वो ये वाला एनिमल है, अगर आपके सामने ऐसा कुछ होता है तो वो वाला एनिमल है।
पोयम को ह्यूमरस इस वजह से कहा गया है क्योंकि बार बार वो मरने की बात कर रहे हैं जो पोएट है। ठीक है, अगर आपके सामने वो एनिमल आ जाता है और आप मरने वाले हो तो आप समझ जाना कि वो ये वाला एनिमल है। दैट्स वाई ये पोयम कैसी है, ह्यूमरस। If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you'll know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he'll only leap and leap again. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि चलते चलते अगर आपके सामने एक बहुत बड़ा सा जानवर आ जाता है, ठीक है, खूंखार जानवर, जिसके बॉडी पे ऐसे आप ये इमेज में देख सकते हैं, सब ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं। ठीक है, तो मतलब समझ जाना कि कौन है, लेपर्ड। वो आपके सामने आएगा और आपके ऊपर झपट जाएगा। ठीक है, as soon as he has leapt on you। तो यहाँ पे जो स्पेलिंग बताई गई है ना वो गलत है, एक्चुअली में लेफ्ट की ये स्पेलिंग आई। ओके, तो यहाँ पे क्या यूज किया है, पोएटिक लाइसेंस। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे कॉमन पोएटिक डिवाइसेस हैं, जैसे कि रिपीटेशन हो गया, एलिट्रेशन हो गया, ऑक्सीमोरन हो गया। ठीक है, बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस रहते हैं, वो कॉमन रहते हैं, बट जो ये वाला है वो यूनिक है और न्यू है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि पोएट के पास लाइसेंस है कि वो स्पेलिंग चेंज कर सकता है पोएम्स में। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई वालों को आ सकता है, थोड़ा घुमा फिरा के, थोड़ा न्यू एंड ट्रिकी क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जैसे ही आप जा रहे हो और आपके सामने एक बड़ा सा जानवर आ जाए, खूंखार जानवर, और वो आपको देख के ही आपके ऊपर झपटे पूरा, तो उसे क्या कहते हैं, लेपर्ड। मतलब समझ जाना कि आपका सामना किसके साथ हुआ है, लेपर्ड के साथ। Will do no good to roar with pain, he'll only leap and leap again। वो आपके ऊपर बार बार क्या करेगा, झपटेगा झपटेगा झपटेगा। ठीक है, तो आप समझ जाना कि वो कौन है और कोई नहीं, लेपर्ड है। ठीक है, तो लेपर्ड का जो नेचर रहता है ना, वो बार बार अटैक करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। भले ही आप कितना भी चिल्लाओगे, भले आप कितना भी स्क्रीम करोगे पेन में, लेकिन वो झपटता रहेगा, झपटता रहेगा। तो यहाँ पे रिपीटेशन यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस रिपीटेशन यूज। If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more kiss। तो अगर चलते चलते आप एक ऐसे क्रिएचर से मिले जो आपको हक करे वेरी वेरी हार्ड, इतना जोर से हक करे ना, मतलब कि आपको थोड़ा सफोकेशन होने लगे, इतना जोर से वो आपको हक करेगा, तो समझ जाना कि वो कौन है और कोई नहीं, वो फियर। इफ यू हैव एनी डाउट, आई गेस he'll गिव यू जस्ट वन मोर केयर। तो बियर का जो यहाँ पे नेचर बताया, बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, और उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि चलते चलते वो आपको हक कर लेंगे। बहुत ज्यादा फ्रेंडली नेचर बताया गया है यहाँ पे बियर का। तो स्टार्टिंग में जैसे कि हमने रीड किया था कि एक ह्यूमरस पोएम है। ठीक है, तो चलते चलते अगर किसी क्रिएचर ने आपको जोर से हक कर लिया, तो हक करने का मतलब ये नहीं कि मजा आएगा बहुत, बल्कि आपको ज्यादा सफोकेशन होगी उसके हक करने से। ठीक है, इतना ह्यूज एनिमल है वो, तो उसके हक करने से हमको प्रॉब्लम ही होने वाली है। तो समझ जाना कि वो कौन है, डियर। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कैरिस का मतलब होता है जेंटल टच, मतलब वो प्यार से हाथ फेरेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि उसका फ्रेंडली नेचर है, अच्छा है, बट उसके हक करने से प्रॉब्लम ही होनी है, सफोकेशन ही होना है। ठीक है, दैट्स व्हाई इस पोएम को बोला गया है ह्यूमरस पोएम, राइट। Though to distinguish beasts of prey, a novice might nonplus the crocodile you always may tell from the husk,
Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. तो यहाँ पे दो क्रिएचर्स की बात की गई है, किसकी? एक हाइना की और एक क्रोकोडाइल की। ठीक है, तो जो हाइना रहते हैं वो स्माइल के साथ आते हैं। ठीक है, कैसी स्माइल रहती है इनकी? मेरी स्माइल, वो स्माइल के साथ आते हैं। अब दोनों को कंपेयर किया है यहाँ पे, हाइना और क्रोकोडाइल को। तो क्रोकोडाइल जो है वो कैसे आएंगे? इतने वीप, मतलब उनके आंसू गिर रहे हैं, रो रहे हैं वो। ठीक है, जैसे वो बोलते हैं ना मगरमच्छ के आंसू। ठीक है, वैसे ही वो क्रोकोडाइल कैसे आते हैं? वीप के साथ। तो समझ जाना कि वो क्रोकोडाइल है। और स्माइल के साथ आए तो समझ जाना कि वो हाइना है। तो यहाँ पे दो क्रिएचर्स की बात की गई है और दो एनिमल्स को यहाँ पे कंपेयर करके बताया गया है कि वो आपके पास आ रहे हैं। दोनों ही बहुत ही डरावने जानवर हैं। दोनों आपके पास किस तरीके से आएंगे उसके बारे में इस स्टैंजा में बताया गया। नेक्स्ट, द ट्रू chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it's the chameleon you see. ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कैमेलियन के बारे में, जो गिरगिट होता है। ठीक है, गिरगिट क्या करता है? रंग बदलता है। ठीक है, तो वो किस टाइप का दिखता है? वो थोड़ा लिजार्ड जैसा दिखता है। ठीक है, और उसके ईयर्स भी नहीं होते और उसके पंख भी नहीं होते, उसके पास विंग्स भी नहीं होते और उसके ईयर्स भी नहीं होते, और थोड़ा बहुत लिजार्ड जैसा सिमिलर दिखता है। देखो आप यहाँ पे फोटो में आप देख सकते हो कैमेलियन। तो अगर आपको ट्री पे कुछ भी ना दिखाई दे तो समझ जाना कि वो कैमेलियन है, क्योंकि जो कैमेलियन होते हैं ना गिरगिट, वो रंग बदलते हैं। ठीक है, वो रंग के हो जाएंगे जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो रहते हैं। ठीक है, वो अपना कलर चेंज कर देते हैं ताकि कोई उसे पकड़ ना पाए। तो अगर आपको ट्री के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है तो समझ जाना कि वो और कोई नहीं, वो कैमेलियन है। ओके, सो नेक्स्ट पोएम है द बॉल पोएम। इसके पोइट हैं जॉन बैरेमैन। ठीक है, तो पोइट यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि एक बच्चा है, उसका जो बॉल है वो खो गया है। ठीक है, कहीं पे गिर गया है, कहीं पे खो गया। तो अब वो जो बच्चा है, वो पोइट जो है वो बच्चे की हेल्प नहीं करते, क्योंकि जो पोइट है वो बच्चे को सिखाना चाहते हैं जो हमारी रियलिटी है वो कुछ इसी तरह है। ठीक है, तो उसके साथ कंपेयर करते हुए यहाँ पे पोइट हमें क्या बताते हैं, लेट्स सी। तो इसमें जो पोइट हैं वो हमें क्या समझाना चाहते हैं एक्चुअली, कि जो बच्चे की बॉल है वो अगर एक बार खो जाए, चलो वो दूसरी मिल भी जाएगी। ठीक है, बट उसे रियलाइज नहीं होगा, उसे इम्पोर्टेंस नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे जो पोइट है वो उसे सिखाना चाहते हैं कि मान लो कि ऐसी कोई चीज है, ठीक है, जो इरिप्लेसेबल है, मतलब एक बार वो खो जाए तो फिर मिलेगी नहीं। ऐसी कई सारी चीजें रहती है जो आगे चल के अगर खो जाए तो फिर वो मिलती नहीं है। ठीक है, वो इरिप्लेसेबल रहती है। तो इसमें हमें जो पोइट है वो क्या सिखा रहे हैं कि एक बार अगर वो चीज जो है वो गुम हो जाए, वो फिर से नहीं मिलेगी, तो उसका इम्पोर्टेंस बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कि जब वो है तो उसके साथ जो सारी मेमोरीज यहाँ पे जुड़ी हुई है। जैसे कि अगर इस पोएम की बात करें तो ये जो बॉय है उसकी सारी मेमोरीज थी वो बॉल के साथ। ठीक है, जो उसने खो दिया है, तो उसका यहाँ पे दुख बता रहे हैं कि इसकी जो बॉल है वो गुम हो चुकी है। तो पोइट हमें क्या समझाना चाहते हैं कि ये तो ठीक है, ये जो बॉल है वो तो मिल जाएगी, बट ऐसी चीजें रहती है जो वापस नहीं आ पाती, उनका क्या? ठीक है, तो यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी बता रहे हैं, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। तो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब क्या है? नॉलेज गेन थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ इनएविटेबल लॉस। मतलब कि जो नुकसान हुआ है, जो बहुत भारी नुकसान हो गया है, जो एक्चुअली में जो लॉस हो गया है, उसमें जो नॉलेज हमें मिल रहा है, उस इसके थ्रू, ये पोएम के थ्रू हमें बताया जा रहा है कि एक्चुअली लॉस क्या होता है, ताकि वो बच्चा सीखे। ठीक है, कि एक्चुअल लॉस क्या होता है, तो किसी को खोने का जो दर्द रहता है वो क्या होता है। ठीक है, वो हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट करे, वो पेन को एक्सेप्ट करे और वो सीखे। ये हमें पोएट बताना चाहते हैं। सो व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉय? व्हाट is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the
water. तो अब वो बच्चा क्या है जिसने अपना जो बॉल है वो खो दिया है, ठीक है, बच्चे ने अपना बॉल खो दिया है, वो क्या करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोइट बता रहे हैं कि मैंने देखा था कि जो बॉल है वो बाउंस करते हुए स्ट्रीट पे बाउंस करते हुए वो कहाँ जाके गिरी, पानी में जाके गिरी है बॉल, ठीक है। तो बच्चे ने अभी अपनी बॉल खो दी। No use to say, oh, there are other balls. And ultimate shaking grief fixes the boy. As he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went, I would not intrude on him. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो बच्चा है उसने तो अपनी बॉल अब खो दी है, तो अल्टीमेट जो ग्रीफ है, जो दुख है, वो उसे मतलब वो हिल चुका है क्योंकि वो अभी दुख में है, वो सैड है क्योंकि उसकी बॉल जो है वो खो गई है। सो अब वो घूरे जा रहा है, अपनी बॉल को देखे जा रहा है पर वो कुछ कर नहीं पा रहा। तो उसकी जो मेमोरीज थी वो बॉल के साथ जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो इसके यंग डेज की बात कर रहे हैं कि उसने बहुत खेला अपनी बॉल के साथ, उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है उसके साथ, बट अब वो कुछ कर नहीं पा रहा है, अब उसकी बॉल जो है वो जा चुकी है। Again, another ball is worthless. Now he senses first responsibility. In a world of possessions, people will take balls. Balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes. तो यहाँ पे बता रहे हैं पोइट कि दूसरी बॉल जो है वो क्या है, वर्थलेस है, क्योंकि पहले उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में फील करा रहे हैं पोइट, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं कि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड इज वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, कि वर्ल्ड किसका है, पोजेशंस का है, जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है उसके बारे में भी बात हो रही है यहाँ पे। सो पीपल विल टेक बॉल्स, लोग जो है वो बॉल्स ले लेंगे और बॉल जो है वो खो जाएगी, ठीक है। लिटिल बॉय मतलब वो बच्चे को समझा रहे हैं, मतलब एक्चुअली वो उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, पोइट जो है वो दूर खड़े होकर ये सब देख रहे हैं, ठीक है, कि बच्चे पे क्या बीत रही है, बच्चा क्या सोच रहा है, और बॉल और बच्चे के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। और वो बॉल कोई भी खरीद के नहीं देगा, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। तो मनी जो है वो एक्सटर्नल है, ठीक है, ऐसी, ठीक है, बॉल जो है वो वापस आ सकती है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम फिर से खरीद सकते हैं, बट जो एक्चुअल में जो लॉस होता है ना, जो वापस नहीं आ सकती, जो पैसों से हम खरीद नहीं सकते, उसका जो दुख रहता है ना, वो समझाना चाहते हैं पोएट इस बच्चे को। उसे बताना चाहते हैं कि ये रियलिटी को उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये पेन को उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वो सीख रहा है, ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है कि इस दुख को कैसे एक्सेप्ट करना है। वेल बिहाइंड इज डेस्परेट आईज, और उसकी जो आईज है उसको क्या बताया गया, बहुत ज्यादा डेस्परेट है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, मैंने आपको ये बताया था एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस में, इसमें क्या रहता है कि वो ये जो रियलिटी है वो एक्सपीरियंस करवा रहे हैं पोएट बच्चे को, कि देखो अगर एक्चुअली में कुछ ऐसी चीज है जो वापस नहीं आ सकती, जो आपने खो दी है, तो उसका जो दुख होता है वो सहना पड़ेगा, ठीक है। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग what एवरी मैन मस्ट वन डे नो, तो सबको ये पता होना चाहिए, एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। तो यहाँ पे जो पोइट है वो उसकी हेल्प ना करके उसे ये समझा रहे हैं, उसे जो रियलिटी है वो फेस करनी पड़ रही है बच्चे को, ठीक है। पोइट चाहे तो बच्चे की हेल्प कर सकते हैं, बट पोइट जो है वो बच्चे की हेल्प जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, ताकि बच्चा जो है वो समझे। सो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें ये सब चीजें सीखनी पड़ती है, ठीक है, कि वो रियलिटी को एक्सेप्ट कैसे करना है, वो पेन से कैसे गो थ्रू करना है, वो जो सफरिंग्स रहती है उन सबको झेल के हमें आगे बढ़ना पड़ता है, मूव ऑन करना पड़ता है, राइट। तो ये सब बता रहे हैं। सो इसी के साथ ये वाली पोएम हमारी यहीं पे खत्म होती है। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पोएम की तरफ।
नेक्स्ट पोयम है अमेंडा। तो ये जो पोयम है इसमें अमेंडा की जो मम्मी है वो बार बार अमेंडा को टोकती है, अमेंडा ये करो, अमेंडा वो करो। तो अमेंडा जो है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और फिर वो क्या सोचती है वो भी हम इस पोयम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पेरेंट्स कैसे होते हैं कि ना बचपन में बहुत ज्यादा टोकते हैं, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, ऐसे करते हैं। तो वैसे ही अमेंडा को भी बहुत ज्यादा टोका जाता है, अमेंडा ये मत करो, अमेंडा वो मत करो, अमेंडा ऐसे मत बैठो, अमेंडा वैसे मत बैठो। तो वैसे ही इस पोयम में हमें बताया गया। सी, every child feels that she or he is controlled and instructed not to not to do one thing or another. You too may feel that your freedom is curtailed. Write down some of the things you want to do, but your parents or elders do not allow you to read the poem aloud. Form pairs, each reading alternate stanzas, and you are in for a surprise. सो यहाँ क्या बता रहे हैं, हर एक बच्चे को ऐसा फील होता है कि जो उसकी आजादी है ना वो उसको प्रॉपरली मिल नहीं रही है, उसे कंट्रोल किया जा रहा है, उसे इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, ठीक है। तो हर एक बच्चे को ऐसा फील होता है कि उसकी जो आजादी है वो उससे छिन रही है। तो पेरेंट्स जो है ना वो जब रोक टोक करते हैं और जब सलाह देते हैं बच्चे को कि ऐसे मत, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, ये मत करो, वो मत करो, तो बच्चे को है ना वो बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि उसकी आजादी जो है ना वो छिन रही है उससे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा पेरेंट्स जो रोक टोक करते हैं तो बच्चे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि अमेंडा क्या फील करती है। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. This is languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. So यहाँ पे अमेंडा की जो पेरेंट्स है, अमेंडा की जो मम्मी है वो क्या कह रही है कि अपने नेल्स मत चबाओ अमेंडा, और अपने शोल्डर्स जो है वो हंच करके मत बैठो, मतलब ऐसे करके मत बैठो, स्ट्रेट बैठो तुम, ठीक है। सो स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। अमेंडा के पेरेंट्स यहाँ पे क्या बोल रहे हैं उसको कि एकदम सीधे सही से पोस्चर में बैठो आप, ठीक है, क्योंकि अगर हम ज्यादा ऐसे करके बैठते हैं तो हमारा पोस्चर जो है ना बॉडी का वो बिगड़ जाता है। सो अमेंडा क्या सोचती है कि काश मैं मतलब किसके साथ रहती, इन सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो मरमेड क्या होती है, मरमेड जो है वो पानी की जो जलपरी टाइप्स रहती है ना उसे कहा जाता है मरमेड, ठीक है। तो अमेंडा क्या वो सोचती है कि मैं किसी समुद्र के किनारे में या समुद्र के बीचों बीच एक मरमेड की तरह रहती और मैं मेरी लाइफ जो है वो एकदम शांति से बिताती, ठीक है। तो अमेंडा को ये जो रोक टोक है ना वो नहीं अच्छी लग रही। सो इसमें वो क्या बता रही है कि वो अकेले रहना चाहती है एकदम ब्लिसफुली। ब्लिसफुली मतलब क्या रहता है, खुशी से। अगर पेरेंट्स नहीं होंगे तो कोई परेशान नहीं करेगा, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेगी, कोई रोक टोक नहीं होगा, कोई कंट्रोल नहीं करेगा, ठीक है। तो उसे वो अकेले रहना है, उसे वो आजादी चाहिए और उसे खुशी से अकेले रहना है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. So, तो इसमें जो अमेंडा की मम्मी है वो क्या कहती है, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है अमेंडा? क्या तुमने अपना रूम साफ किया है अमेंडा? मुझे याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि अपने शूज को क्लीन करना, क्या तुमने वो किया? तो इतने सब कुछ रोक टोक इतना बोल 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 करने के बाद अमेंडा को लगता है कि उसे क्या होना चाहिए था, orphan, मतलब अनाथ। अनाथ होती, यहाँ वहां भटकती सड़कों पे, डस्ट होती और एकदम साइलेंट रोड रहते और नंगे पाँव यहाँ वहां वो घूमती रहती। कोई रोक टोक करने वाला नहीं, कोई इंस्ट्रक्शंस देने वाला नहीं, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं। तो उसे लग रहा है वो लाइफ ज्यादा बेटर थी। तो जो ये स्टैंजा है इसका फर्स्ट हाफ में वैसे बताया गया है कि जो मदर है वो
इंस्ट्रक्शंस दे रही है अपने बच्चे को, ठीक है, क्या तुमने ये काम किया, वो काम किया, और बाद में दिखा रहे हैं कि वो क्या सोच रही है अपने मन में। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन से, ये कंट्रोल से, ये सब तंग होके वो अपने मन में क्या सोच रही है, वो यहाँ पे ब्रैकेट में बताया गया है। ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। ओके, सो वो क्या बोल रही है, मैं नंगे पाँव यहाँ वहां घूमती रहती, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। और जो साइलेंस है वो उसको गोल्ड बता रही है कि साइलेंस जो है वो एकदम गोल्ड की तरह, मतलब उसको शांति चाहिए अपने जीवन में, उसको गोल्ड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और फ्रीडम को स्वीट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आजादी है वो उसे मीठी लगती, और साइलेंस जो है वो उसे गोल्ड लगता। ठीक है, तो अमांडा के बारे में हमें क्या पता चला अभी तक, कि उसे बहुत ज्यादा कंट्रोल जैसा फील होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा उसको रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत उसकी मम्मी पूछ पूछ कर रही है, और ये क्या एक्चुअली फील करती है, कि इसे एक्चुअली में ऑर्फन होती तो क्या करती, यहाँ वहां भटकती नंगे पैर। ठीक है, सड़कों पे कोई बोलने वाला नहीं होता, कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता, बट एक्चुअली में जब बच्चे होते हैं ना, पहले उनको लगता है कि पेरेंट्स इतना क्यों बोल बोल करते हैं, इतना टोक टोक क्यों करते हैं। तो एक्चुअली में पेरेंट्स जो है वो बच्चे की भलाई के लिए ही बोलते हैं। ठीक है, ताकि जो बच्चा है उसे अच्छी परवरिश देना चाहते हैं पेरेंट्स। जब आगे चल के पेरेंट्स साथ नहीं होते ना, तब हमें उनकी इम्पोर्टेंस ज्यादा पता चलती है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट आंसर पे क्या बोल रहे हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? I am Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright head. तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि अमांडा की जो मम्मी है वो क्या कहती है अमांडा से, कि चॉकलेट मत खाओ अमांडा, याद है तुम्हें तुम्हारे एक्ने। एक्ने मोस्टली जो है वो टीन एज में आना स्टार्ट होते हैं, मतलब कि अभी उसकी टीन एज अराउंड स्टार्ट हुई होगी, मतलब वो 13 ईयर्स के आसपास होगी। सो अमांडा की मम्मी कहती है कि क्या तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम मुझे देखो अमांडा। ठीक है, तो अमांडा मन में क्या सोचती है कि वो कौन है, रेपेंजल। रेपेंजल एक काइंड ऑफ फेरी टेल थी, कि वो फेरी थी और वो बड़े से टावर में रहती थी, बहुत खुश थी, अकेले रहती थी, और उसके बहुत लंबे बाल थे, बहुत ज्यादा लंबे। ठीक है, तो कह रही है कि काश मेरी लाइफ भी रेपेंजल जैसी होती, मैं टावर में रहती, और एकदम शांति भरी, सुकून भरी, ट्रैंक्विल मतलब एकदम क्वाइट लाइफ। ठीक है, एकदम शांति और सुकून भरी मेरी जिंदगी होती, आराम से मैं टावर में रहती। ठीक है, आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं, मेरे जो बाल हैं वो मैं नीचे नहीं करती, बिकॉज जो रेपेंजल है ना, उसके इतने लंबे बाल थे कि वो अगर अपने लंबे बालों को नीचे भी भेजे ना, तो उसके बाल पकड़ के ऊपर आ जाते थे। ठीक है, क्रिएचर्स, तो इतने लंबे बाल थे रेपेंजल के। तो अमांडा जो है वो चाहती है कि वो रेपेंजल होती, टावर में सुकून भरी आराम से जिंदगी बिताती अकेली। सो रेपेंजल की जो स्टोरी रहती है वो कैसी रहती है, कि एक राक्षस ने रेपेंजल को एक टावर में कैद कर लिया था कोई। ठीक है, तो रेपेंजल जो थी उसकी गोल्डन लॉन्ग हेयर थे। ठीक है, वो मतलब फेरी टेल काइंड ऑफ, वो एक टाइप की प्रिंसेस टाइप थी। ठीक है, तो इसके बहुत लंबे से गोल्डन बाल थे, इतने लंबे कि वो उसको लैडर की तरह यूज करके ऊपर आ जाते थे लोग। तो यहाँ पे अमांडा क्या कह रही है, कि मैं मेरे बाल जो है वो नीचे नहीं करूंगी ताकि कोई ऊपर ना आ पाए। ठीक है, तो यहाँ पे अमांडा जो है वो अपने आप को रेपेंजल की से कंपेयर करके बता रही है, काश मेरी लाइफ रेपेंजल जैसी हो। Stop that, stop that sulking at once, Amanda. You're always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. तो उसकी जो मम्मी है वो उससे क्या कह रही है, कि मूडी होना बंद करो, तुम बहुत ज्यादा मूडी हो, तुम्हारे हर मिनट में मूड बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं, तुम ऐसे मत दिखाओ कि मैं तुम पे बहुत ज्यादा नैग्ड, मतलब क्या रहता है कि बहुत ज्यादा मैं तुमको रिस्ट्रिक्ट करती हूँ। ठीक है, तो उसकी मम्मी उससे कहती है कि तुम ऐसे मत दिखाओ जैसे मैं तुम में से बहुत ज्यादा कमियां निकालती हूँ, रोक और टोक करती हूँ। ठीक है,
सो इसी के साथ अमांडा वाली पोएम जो है वो यहीं पे खत्म होती है। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट पोएम की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट पोएम है हमारी द ट्रीज। इसकी पोएट है एडरिन ब्रिच। पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? वेयर आर ट्रीज इन दिस पोएम एंड वेयर डू दे गो? सो यहाँ पे जो पोइट है एड्रिन ब्रिच, वो कह रही है क्या बिना पेड़ों के फॉरेस्ट जंगल बन सकता है? तो पेड़ कहाँ है इस पोयम में और कहाँ चले गए? ठीक है, तो द ट्रीज मतलब यहाँ पे फीमेल को बताया गया है, सारी महिलाओं को, लेडीज के बारे में ये पोयम है। ठीक है, फीमेल कम्युनिटी के बारे में। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि फीमेल के ना पहले बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थे, पैट्रियार्कल सिस्टम बहुत ज्यादा चलता था, मेल को जो है ना वो ऊपर रखा जाता था और फीमेल को दबाया जाता था। तो उसके रिलेटेड ये पोयम है। सो इसमें ना पोइट ने सिंबॉलिक वे में यूज किया है। जो ट्रीज है उसे फीमेल्स बताया, ट्रीज मतलब वो एक्चुअल वाला ट्रीज नहीं, इसके साथ कंपेयर करके फीमेल को रखा है। जो ट्रीज हैं वो कहीं जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना, क्योंकि वो अपने जड़ों से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो जो पहले है फीमेल्स, वो चार दीवारों के अंदर काम करती थी, हाउस वाइफ थी। ठीक है, उनको ज्यादा परमिशन नहीं मिलती थी, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे। ठीक है, वो चार दीवारों के अंदर रह के ही काम करती थी। लेकिन अब वर्किंग वुमेन्स हो गई हैं, वो सारे काम कर सकती हैं जो मेल कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे इक्वालिटी दिखा रहे हैं कि पहले विमेन का कैसा रहता था, उनका मतलब पेट्रियार्कल सिस्टम बहुत ज्यादा था, मर्द बहुत ज्यादा ऊपर थे, जो फीमेल थी उसे दबाया जाता था और चार दीवारों के अंदर रखा जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सिचुएशन अलग हो गई है। अब फीमेल जो है वो बाहर निकलती है, घर को भी संभालती है और अपने वर्क लाइफ को भी बैलेंस करती है, और हर वो काम कर सकती है जो मेल कर सकता है। तो एक सिंबॉलिक पोएम है ये। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। तो यहाँ बता रहे हैं जो फीमेल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, मतलब यहाँ वहां जा रहे हैं फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट को यहाँ पे बता रहे हैं वर्ल्ड, हमारी दुनिया, और ट्रीज यहाँ पे बता रहे हैं लेडीज, फीमेल्स। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, जो ये दुनिया थी वो खाली खाली सी थी। ठीक है, वेयर नो बर्ड कुड सिट ऑन, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. तो यहाँ बता रहे हैं कि ऐसी दुनिया थी जहाँ पे कोई इंसेक्ट नहीं था, कोई बर्ड नहीं था। ठीक है, और यहाँ बता रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है वो खाली खाली थी, और जो रात है वो एकदम सूनी सूनी थी, खाली खाली थी, और वो फुल ऑफ ट्रीज हो जाएंगी। फुल ऑफ ट्रीज मतलब यहाँ पे लेडीज, फीमेल्स आ जाएंगी सुबह तक। ठीक है, तो फीमेल्स जैसे ही आएगी तो जो दुनिया है वो बिल्कुल भी खाली खाली नहीं लगेगी। All night the roots worked to disengage themselves from the cracks in the, in the veranda floor. The leaves strained towards the grass. Small twigs stepped with exertion, long cramped paws shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors. Okay. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि पूरी रात जो है वो बहुत कड़ी मेहनत की है, मतलब कि लेडीज को यहाँ पे आने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है, इस लेवल पे आने के लिए। जो मर्दों के साथ जो बराबरी है, सारे मेल्स के साथ जो उन्होंने बराबरी की है, यहाँ तक आने के लिए उनको बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। ठीक है, उन्होंने वो सारी क्रैक्स से खुद को अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, डिसंगेज कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे बता रहे हैं कि डिस्चार्ज पेशेंट्स, मतलब डिस्चार्ज पेशेंट्स के साथ फीमेल्स को कंपेयर किया गया है। कि जैसे मान लो कि अभी अभी उनको डिस्चार्ज मिला हो, जैसे किसी पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता है, वो ठीक होके एकदम फ्रेश, एकदम ठीक होके फिर घर पे आता है, राइट? तो वैसे ही जो फीमेल्स हैं अब तक जो थी वो चार दीवारों के अंदर थी। ठीक है, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, और बाहर नहीं निकलती थी। ठीक है, अपनी जिंदगी खुल के नहीं जीती थी, फ्रीडम नहीं थी उनके पास। लेकिन अब जो है उसको डिस्चार्ज पेशेंट्स के साथ कंपेयर किया गया है कि वो अब बाहर निकली है, इस दुनिया में आई है,
और जो सारे मेल्स हैं उनके साथ वो बराबरी कर रही है, वो सारे काम कर सकती है जो मेल कर सकते हैं। I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters, in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. तो इसमें क्या बता रहे हैं कि विमेन जो है उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, ठीक है, अपनी फ्रीडम के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, अब जाके वो फ्री हुई है। तो बता रहे हैं कि अंदर, आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वरांडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, बड़े बड़े खत लिखे गए, ठीक है, बड़े बड़े खत लिखे गए, इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट को किसके साथ कंपेयर किया है, दुनिया, दुनिया में जाना है, घर से निकल के दुनिया में जाना है, मतलब वो फ्रीडम चाहिए, वो आजादी चाहिए, जिसमें हम ये चार दीवारों के जो अंदर बैठे गए हैं, मतलब कि हमें अभी जो है विमेन क्या कर पा रही है, वर्क लाइफ और अपनी जो घर की लाइफ है वो दोनों को बैलेंस कर पा रही है, ठीक है, अपनी पर्सनल लाइफ को और वर्क लाइफ को दोनों को बैलेंस करके चल रही है, राइट। तो वुमेन ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, घर से निकल के वो दुनिया में गई है, ठीक है, इतना स्ट्रगल करने के बाद अब जाके उनको फ्रीडम मिला है। तो नाइट बताइए, नाइट जो है वो फ्रेश है, मून जो है वो बहुत ज्यादा चमक रहा है आसमान में। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो लीव्स की स्मेल है वो, और लाइकेंस की जो स्मेल है, तो लाइकेंस बेसिकली होते क्या है, लाइकेंस होते हैं कि जैसे कि फंगी और एल्गे जो रहते हैं उन दोनों का जो रिलेशन, मतलब कि प्लांट जो होता है ना, जो कहीं पे भी ग्रो हो जाता है, जैसे वॉल के बीच में से ग्रो हो गया, उसमें भी फंगी और एल्गे रहते हैं दोनों साथ में। तो लाइकेंस के थ्रू मेल और फीमेल को उसमें कंपेयर कर रहे हैं कि जो मेल और फीमेल है वो कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे, साथ में मिलके आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ बता रहे हैं लीव्स की स्मेल और लाइकेंस की स्मेल स्टिल जा रही है, कहाँ तक, रूम तक जा रही है, लाइक अ वॉइस, ठीक है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे बता रहे हैं कि जो विमेन है उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, ठीक है, इस फ्रीडम के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, अपने चार दीवारों में से बाहर निकलने के लिए, दुनिया में जाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। My head is full of whispers which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. So, इसमें क्या बता रहे हैं कि जो मेरा हेड है वो फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, कल जो है वो शांत हो जाएगा। आज जो है मेरे सर में बहुत ज्यादा विस्परिंग हो रहा है, ठीक है, खुसर खुसर हो रहा है बहुत ज्यादा, और जो कल जो है वो शांत हो जाएगा। सुनना, द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट। तो जो ग्लास है, तो यहाँ पे ग्लास ब्रेकिंग में क्या बता रहे हैं, जो कांच है वो टूट रहे हैं, ठीक है, जो कांच तोड़ के, मतलब यहाँ पे बता रही है कि महिलाएं जो है, जो विमेन है वो बाहर जाएगी अब, ठीक है, वो सारे बंधन जो है वो तोड़ के अब बाहर जाएगी, फाइनली विमेन को आजादी मिल गई है। winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror। तो विंड्स जो है, जो हवाएं हैं, वो सब, विंड्स को यहाँ पे कंपेयर किया है कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल उन्होंने देखा है, राइट, उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा है, बहुत ज्यादा तूफानों से लड़ने के बाद जाके अब उनको फ्रीडम मिली है, आजादी मिली है, अब वो बाहर जा पाएंगी। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, तो जैसे कि इस इमेज में बता रहे हैं कि जो टॉलेस्ट ओक है, तो इसकी वजह से जो मून है वो ब्रोकन लग रहा है, ठीक है, लाइक अ मिरर। सो इसमें बता रहे हैं जो विमेन है वो बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक जाएगी, टॉलेस्ट ओक का इनका कहना है कि बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक जाएगी, इनको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी विमेन को, क्योंकि विमेन जो है इसमें वो अपना टैलेंट दिखा के बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो विमेन में सिर्फ इतनी ही कैपेसिटी नहीं है कि वो चार दीवारों के अंदर रहे, वो बहुत आगे बढ़ सकती है, वो बहुत सक्सेसफुल बन सकती है और दुनिया को अपना टैलेंट दिखा सकती है।
सो ये आप इमेज देख सकते हैं, इस सीन को इस इमेज में बहुत अच्छे से बताया गया है। मून जो है वो उसके ब्रोकन मिरर की तरह लग रहा है, बिकॉज ये ट्री की वजह से। और ये जो टॉलेस्ट ओक ट्री है, उसकी ऊंचाइयों तक मून की जो रोशनी है वो जाएगी। तो इसमें वो सक्सेस बता रहे हैं वेमेन का। सो इसी के साथ ये पोयम द ट्रीज हमारी खत्म होती है, जिसमें विमेन की बात की गई थी, उनके फ्रीडम की बात की गई थी। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट पोयम की तरफ। सो नेक्स्ट पोयम है हमारी द फॉग। इसके पोएट हैं कार्ल सैनबर्ग। तो इस पोयम में पोएट ने हमें बताया कि जो फॉग है वो एकदम धीरे से आती है, एकदम कैट की तरह। ठीक है, तो जैसे कैट आती है, उसके वेलवेट पैड्स होते हैं, वो धीरे से आती है और हमें पता भी नहीं चलता, बस उसके साथ उसे कंपेयर किया गया। The fog comes on a little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. So यहाँ बता रहे हैं जो फॉग है वो एकदम धीरे से आती है, कैट की तरह, ऑन अ लिटिल कैट फीट। जैसे कैट जो है वो धीरे धीरे आती है और हमें पता भी नहीं चलता, बिकॉज उसके वेलवेट पैड्स होते हैं। ठीक है, तो उसके चलने की आवाज नहीं आती। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस। तो एकदम शांत, वो मतलब सीन बता रहे हैं कि एकदम शांत रहती है, मतलब आहट भी नहीं पता चलती उसके कदमों की। ठीक है, वैसे ही कैट के साथ फॉग को कंपेयर करते हुए बता रहे हैं कि वो आती है और वो शांति से चले जाती है, एंड देन मूव्स ऑन। और फिर वो आगे कब आती है और कब निकल जाती है उससे बिल्कुल भी पता नहीं चलता। फॉग को कैट के साथ कंपेयर किया गया। ठीक है, और फॉग को बताया गया है कि बैठेगी, रुकेगी, फिर साइलेंटली चली जाएगी, जिस वजह से फॉग को ह्यूमन क्वालिटीज के साथ कंपेयर किया है। दैट्स वाई यहाँ पे आएगा पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन क्वालिटीज के साथ जब भी कंपैरिजन होता है तब पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस आता है। सो इस फॉग पोएम में फॉग और कैट को इनडायरेक्टली कंपेयर किया है। तो कभी भी हम कोई भी चीज को इनडायरेक्टली कंपेयर करते हैं तो पोएटिक डिवाइस मेटाफर। अगर डायरेक्ट कंपैरिजन किया होता तो एज और लाइक का यूज करते। डायरेक्ट कंपैरिजन में एज और लाइक का यूज किया जाता है, जिसमें पोएटिक डिवाइस आता है सिमिली। ठीक है, बट यहाँ पे एज और लाइक का यूज नहीं किया है, इनडायरेक्टली कंपेयर किया है, तो ये है मेटाफर। इसमें एक और पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है। इसमें इमेजिन कर रहे हैं, जैसे कैट को फॉग के साथ कंपेयर करके इमेजिन किया जा रहा है कि फॉग आती है, फिर ठहरती है कुछ समय तक और शांति से निकल जाती है, पता भी नहीं चलता, लाइक अ कैट। तो वैसे ही यहाँ पे तीन पोएटिक डिवाइस है, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन एंड इमेजरी। ठीक है, तो इसी के साथ ये पोएटिक डिवाइस खत्म होते हैं। सो हमारी नेक्स्ट पोयम है और एनी ग्रेगोरी। ये लिखी गई है विलियम बटलर यीट्स ने। तो इसमें जो पोएट है वो क्या बताते हैं कि एक्चुअली में जो लोग हैं वो फिजिकल ब्यूटी को, फिजिकल अपीयरेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रादर देन इनर ब्यूटी। तो वो चाहती है कि लोग जो है वो फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल ब्यूटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दें, लोगों के अंदर की इनर ब्यूटी देखें। ठीक है, उनका दिल साफ है, उनका मन साफ है, वो देखें। ठीक है, वो ना देखें कि वो इंसान दिखने में कैसा दिख रहा है, ठीक है, दिखने में कैसा लग रहा है, दिखने में कितना अट्रैक्टिव है, वो ना देखें। So this poem is the conversation between a young man and a young woman. What are they arguing about? तो इस पोएम में कन्वर्सेशन बताई है यंग मैन और यंग women की। अब ये किस बारे में आर्ग्यू कर रहे हैं देखते हैं। Never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो गोल्डन हेयर्स हैं, ठीक है, आप देख सकते हो इस इमेज में, तो गोल्डन कलर के उसके हेयर हैं।
ठीक है, और वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, इसका फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। ठीक है, कौन से कलर की हेयर है? हनी कलर्ड है। ठीक है, ramparts at your ear, love you for yourself alone and not your yellow hair। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे? लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, कि तुम्हारे बालों की वजह से तुमसे प्यार नहीं होना चाहिए, राइट? कि तुम जैसे हो, तुम्हारी पर्सनालिटी जैसी है, तुम एक्चुअली में जैसे हो, एज अ पर्सन, आपका नेचर जैसा है, उस तरह से उससे प्यार होना चाहिए, बालों की वजह से नहीं। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई and set such color there, brown or black or carrot, that young man in despair may love me for myself alone, not my yellow hair। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि मैं हेयर डाई भी कर सकती हूँ, मैं मेरे बालों का कलर चेंज भी कर सकती हूँ। ठीक है, ऐसा कलर कराऊं जैसे ब्राउन कलर या ब्लैक कलर या कैरेट कलर के ब्राउन भी करवा सकती हूँ। ठीक है, तो वो क्या कह रही है, मैं जैसी हूँ ना, मुझे वैसे प्यार करो, मेरे बालों के कलर बदलने से तुम्हारा प्यार चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो यंग मैन से कह रही है कि फिजिकल अपीयरेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनर ब्यूटी को देखो। I heard an old religious man, but yesternight declared that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। तो ये कह रहे हैं, मैंने ऐसा सुना था कि किसी ओल्ड रिलीजियस मैन, मतलब कि पंडित या किसी सेंट की बात यहाँ पे हो रही है, कि कल रात उन्होंने क्या बताया था कि सिर्फ भगवान ही है, ठीक है, सिर्फ गॉड ही है जो आपकी इनर ब्यूटी की वजह से ही आपको प्यार करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके बालों का कलर चेंज हो गया या फिर आप अच्छे नहीं दिख रहे तो आपको प्यार नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान जो है ना, वो सच्चा प्यार करते हैं। ठीक है, आप जैसे हो, आपका जो ट्रू सेल्फ है, आपका जो इनर सेल्फ है, इनर ब्यूटी है, उसके लिए भगवान ही आपको प्यार कर सकते हैं। ठीक है, गुड लव यू फॉर योर सेल्फ, आप जैसे हो वैसे ही आपको एक्सेप्ट करेंगे और आपको प्यार करेंगे, और आपके बालों की कलर की वजह से आपको प्यार नहीं करेंगे, या आपने अपने बालों का कलर बदल दिया तो उनका प्यार बदल जाएगा, वैसा नहीं होगा। ठीक है, सो इस पोयम में येलो हेयर बताया गया है। येलो हेयर यहाँ पे भी लिखा है और इसके नेक्स्ट स्टैंजा में भी लिखा गया है, तो यहाँ पे रिपीटेशन आ रहा है, ये येलो हेयर। सो यहाँ पे येलो हेयर्स, येलो हेयर्स, ये वर्ड रिपीट हो रहा है, दैट्स व्हाई पोएटिक डिवाइस है रिपीटेशन। ठीक है, तो इस पोयम में यही एक पोएटिक डिवाइस है। इसी के साथ हमारी सारी पोयम्स खत्म होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके PYQs, होमवर्क एज वेल एज पोएटिक डिवाइस मिल जाएगी। इनफैक्ट समरीज भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारी पोयम्स की समरीज हम उसमें डाल देंगे। ओके, एंड डू मोटिवेट योर मेंटर्स, एंड लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। सो बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, उसमें ऑल पे क्लिक कीजिए, तो उसमें आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, आगे के वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी पोयम, जो बड़ी पोयम है, वो कवर करेंगे। उसके बाद हम फर्स्ट फ्लाइट के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे और फुटप्रिंट्स के चैप्टर्स कवर करेंगे। सो